गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 18 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग अपडेशन करेंगे अपने नोट्स के अंदर। और अभी जो है टेक्स्ट सेक्शन इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रिपीटेड है और लक्ष्मीकांत के ही मोस्टली पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे। और इस बार लक्ष्मीकांत से बहुत सारे, वैसे पॉलिटी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और लक्ष्मीकांत ने प्रूव कर दिया है दोबारा से कि इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। कोई कंटेंट नहीं है लक्ष्मीकांत से अच्छा। उसके अलावा ईवीएम के बारे में एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, जो कि इलॉन मस्क की तरफ से हुई है। तो उन्होंने क्या कहा है ईवीएम के बारे में, और ईवीएम की जो सिक्योरिटी है बेसिकली, इसके बारे में इंडिया में हमेशा से बात होती है। इलेक्शंस के आसपास तो बहुत सारी बातें होती हैं। अभी इंडिया में कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। उसके अलावा मर्सनरीज क्या होते हैं, काफी सुना होगा आपने इसके बारे में, मर्सनरीज क्या होते हैं। और अगर ये नहीं वर्ड सुना है तो प्राइवेट आर्मी तो सुना ही होगा कभी ना कभी। प्राइवेट आर्मी, और अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा जिसे वैगनर ग्रुप कहते थे। वैगनर ग्रुप ये रशियन ग्रुप हुआ करता था, प्राइवेट आर्मी थी, जिसका हेड बाद में डेथ हो गई थी। तो उसके बारे में बात करें, मर्सनरीज क्या होते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस वर्ल्ड में हैं मर्सनरीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके अलावा साइंस वाले सेक्शन से एक टेक्स्ट सेक्शन आज दिया हुआ है जो कि डायपर्स के बारे में है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का कैसे यूज होता है डायपर के बारे में। डायपर तो आपको पता ही होगा, जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे साइंस वाले सेक्शन से, क्योंकि इस बार साइंस से भी अप्लाइड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे एडिटोरियल वाले सेक्शन से। आर्कटिक्स के से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, मेंस में सॉरी। और अंटार्कटिका से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अभी, डेफिनेटली फ्यूचर में इस साल भी आ सकता है। और क्योंकि अंटार्कटिका के रिगार्डिंग इंडिया ने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, तो ये क्वेश्चन काफी पोटेंशियल बनता है मेंस के परस्पेक्टिव से। और देखिए, आपको बताने की रिक्वायरमेंट तो होनी नहीं चाहिए कि करंट अफेयर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है ना। और इस बार भी अगर आप एग्जाम में देखो ना, इस बार का 2024 का दिखाई देता हूँ आपको मैं। देखिए जरा यहाँ पे डिवीजन एक बार देख सकते हैं आप। इस बार का जो डिवीजन है, एक दो क्वेश्चन का इधर उधर से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, कुछ कोचिंग वाले जो उसको एनवायरमेंट में डाल देते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा आपस में इंटरलेटेड होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यस, अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी का जो परसेंटेज है इस बार, वेटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 17 to 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी की देर आर 15, मोर देन इवन 15 क्वेश्चन, 15 16 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उसमें करंट अफेयर वाला भी जोड़ देते हो। उसके अलावा इफ़ यू सी ज्योग्राफी इकोनॉमी के अलावा, उस और अगर आप यहाँ से देखें पॉलिटी से, देर आर जो है 15 क्वेश्चंस। तो अगर आप तीन सब्जेक्ट को देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट को देखो अगर आप यहाँ से, तो 50 के लगभग क्वेश्चन आपका तो यहीं से बन रहा है ना। 50 क्वेश्चन फ्रॉम द 3 सब्जेक्ट्स। हालांकि इस बार हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे करंट अफेयर सेपरेटली ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि करंट अफेयर हर किसी के अंदर में आता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे कहीं ना कहीं। पॉलिटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, जो कि जो टॉपिक किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहते हैं। और इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से डायरेक्टली आए थे। आईआर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं करंट अफेयर से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होता है। तो करंट अफेयर बेसिकली हर सब्जेक्ट के अंदर होता है। और अगर जनरली अगर आप देखें, जैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वो कोको के बारे में सवाल यहाँ से आया था। ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आया था, द हिंदू में हम लोगों ने इस आर्टिकल को किया था। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग क्लास में बात कर चुके हैं, जब आपको मैंने एसिड रेन पढ़ाया था, तो ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। उसके अलावा जो है बायोमेडिकल वेस्ट की मैनेजमेंट की बात हुई थी, जिसमें हम लोग जो है वो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन था बायो रिएक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए द हिंदू का आर्टिकल है ये भी। फ्लाइंग फॉक्स के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था। और उसके अलावा जो है पैरासिटोइड वाला टॉपिक आया था, वो भी द हिंदू से ही कवर किया गया है। डाउन टू अर्थ से जो देखिए इन्होंने यहाँ पे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये द हिंदू में भी आया हुआ है बेसिकली। तो हम लोगों ने इसको यहाँ से कवर किया था क्लास में। उसके अलावा जो फॉर एवर केमिकल्स के रिगार्डिंग एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, द हिंदू में इसको कवर किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें, तो ये तो मैंने सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, स्क्रीनशॉट जिसका मेरे पास अभी डायरेक्टली अवेलेबल था। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो कम से कम 25 क्वेश्चन के आसपास ऐसा बनता है। अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर डिलीजेंटली कर रहे होंगे, आराम से उसको आप कवर कर जाते। और ये 20 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी, जो जनरल सोर्सेज हम लोग
अपने लेते हैं डाउन टू अर्थ, यहाँ से पूछे गए हैं। अगर थोड़ा सा अपना करंट अफेयर की टेरिटरी आप एक्सपेंड करते हो, मेरा मतलब यहाँ पे मैगजीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके 25 तक जाते हैं। तो करंट अफेयर का रेलेवेंस डेफिनेटली बढ़ा है, और ये आपको ट्रेंड मेंस में भी डेफिनेटली नजर आएगा। तो इसलिए करंट अफेयर आप जरूर पढ़ें। 2 साल का करंट अफेयर, हालांकि यूपीएससी कभी कभी 2 साल से बियॉन्ड भी पूछता है, इस बार भी पूछा गया है, लेकिन कम से कम हम 2 साल का तो प्रिपेयर करके चलेंगे ही। और उसके अलावा जब मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो करंट अफेयर का जो लिमिट है, रेंज है, वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। सैटरडे को हर वीकेंड पे क्लास होती है हमारी, 3 से 3.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर, मेंस और प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से कराया जाता है। 81,000 कोड अगर आप वहाँ पे डालोगे तो 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मेरी तरफ से है। तो बेसिकली अगर आपने देखें तो करंट अफेयर का रेलेवेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ा ही है। और एनालिसिस के लिए जो है आप प्रेप आईएएस के चैनल पे जा सकते हो, अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखनी है, क्वेश्चन वाइज ऑप्शन वाइज वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तब बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, तो ज़्यादा डिटेल बहुत हो गया आज यहाँ पे। पहले टॉपिक पे चलते हैं, और पहला टॉपिक है देखिए यहाँ से, ऑन द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक टेक्स्ट सेक्शन ये दिया गया है पेपर में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट को शायद ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ बिगर टर्म। इसके अंदर होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी एक और छोटा ग्रुप होता है जिसे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। और कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर भी एक और छोटा ग्रुप होता है जिसे हम लोग जो है किचन कैबिनेट कहते हैं। समझ रहे हो। और फिर इनको, सबके माँ बाप कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे क्लोजेस्ट जो, और ये बेसिकली मिनिस्टर तो क्या ही बोले, ये फ्रेंड्स होते हैं बेसिकली उनके, जो बहुत सालों से उनके साथ चल रहे होंगे पॉलिटिक्स में। तो उनका किचन कैबिनेट होता है। जैसे आपके कुछ खास दोस्त होते हैं, आपकी जीवन में कोई समस्या आती है, आप उनसे सबसे पहले बात करते हो, तो ये होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के बाद जो थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। और मोस्टली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। क्योंकि किचन कैबिनेट का ये एक इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एक फॉर्मल ग्रुप होता है। बाद में इसको हमने ऐड भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शुरुआत में नहीं था। काउंसिल मिनिस्टर एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि वोटिंग वगैरह के काम आता है, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो हम लोग वोटिंग करते हैं। तो क्या क्या होता है काउंसिल मिनिस्टर के अंदर में, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग की जो हाईएस्ट बॉडी होती है फॉर्मल तरीके से, वो आपकी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन है भैया क्लास के मॉनिटर, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वही सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे, ये जो है वो सवाल खड़ा होता है। अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मिलती हैं। जैसे जब देवगौड़ा जी थे, और उसके बाद जो आई के गुजराल साहब आए थे 1996 1997 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके टाइम पे जो है 27 से लेके 34 तक जो है वो मिनिस्टर रहे। लेकिन अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करो तो उनके टाइम पे जो है 70+ जो है वो मिनिस्टर्स रहे। तो ये ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन बाद में फिर 2023 में हम लोगों ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और हम लोगों ने सीट फिक्स कर दिया, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, यानी कि लोकसभा हो। तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है, नंबर है, वो 15% को एक्सीड नहीं करेंगे। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, 15% तक ही जा सकते हैं। ये मैक्सिमम है, ठीक है। मिनिमम का यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट विल नॉट क्रॉस 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि यूटी के लिए, जब हम लोग दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये लिमिट 10% रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे सीट्स ही बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग ने 10% वहाँ पे रख दिया है। तो मिनिस्टर को ओवरऑल हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अ, एक हमारे जो प्रॉपर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि अ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही इज जस्ट अ सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लेकिन इनको जो है कभी कभी वो हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पे सीनियर जो लीडर होते हैं उनको दे देते हैं। तो एक तो हमारे जो सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं, जो कि जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं।
जैसे आपका फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, उसको हेड करते हैं। फिर एक आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में कई बार क्या होता है, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देश बहुत बड़ा है, डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े हैं, मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिया जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान दें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के दो फंक्शन हो सकते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट भी कर सकते हैं, और उनके पास इंडिपेंडेंट खुद का चार्ज भी हो सकता है। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो डेप्यूटी का तो नाम ही होता है, असिस्टेंट तरह का ही होते हैं। तो डेप्यूटी तो बेसिकली काउंसिल मिनिस्टर को भी हेल्प करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को भी हेल्प करते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल ड्यूटीज होती हैं उसमें। क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो हेल्पर तो आपको हमेशा चाहिए होते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एक होती है उनके पास जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक उनके पास जो होती है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मैंने आपको पहले बताया था फैमिली में, है ना। एक फैमिली में जब आप रहते हो, एज अ फैमिली आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, राइट। जैसे अगर पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, तो पूरी फैमिली अपनी फैमिली को डिफेंड करती है, राइट। उसमें फिर परिवार के झगड़े जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। लेकिन परिवार में आपकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मम्मी की अलग है, पापा की अलग है, दादा की अलग है, दादी की अलग है, राइट। तो इस तरह से होता है बेसिकली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लाइक अ फैमिली। ठीक है। और इस फैमिली के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अकेले ही डूबेंगे, अकेले ही तैरेंगे, तो दे एक्चुअली फ्लोट एंड सिंक टुगेदर। ये फैमिली हेड होते हैं। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी लोकसभा को लेके। यानी कि जब तक वो लोकसभा की मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं एज अ टीम, तब तक ही वो मिनिस्टर रह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कॉन्फिडेंस को खोया, टाटा बाय बाय, आप अपने पद पे नहीं रह सकते हो। ठीक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल जो 75 है वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बैकबोन माना जाता है, कॉर्नरस्टोन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल is the cornerstone or the backbone of the parliamentary system that has been taken from the British। ठीक है। तो वो है आपका आर्टिकल 75। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आर्टिकल 75 के अंदर बताई गई है। तो हर फैमिली मेंबर जब तक प्रेसिडेंट के प्लेजर को जो एंजॉय करता है, तब तक वो अपने पद पे रह सकता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट का प्लेजर खो देता है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रेसिडेंट उनको अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं नहीं। ये है प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। ठीक है। तो एक फैमिली में सबसे बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत बूढ़े होते हैं, उनका सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, राइट। जैसे आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकती है, चलो दादाजी मान लें। वो फैमिली में डे टू डे डिसीजन नहीं लेते हैं कभी भी। डे टू डे डिसीजन आपके फादर या मदर ही लेते हैं, है ना। तो ये हम हमारे हो गए पीएम, और दादाजी आपके हो गए प्रेसिडेंट। ठीक है। तो दादाजी किसी को घर से अकेले नहीं निकाल सकते जब तक यहाँ से परमिशन ना आए। और एक बार फादर मदर ने परमिशन किसी को निकालना है, तो वो दादाजी को से फाइनल मंजूरी लेते हैं कि इनको हम लोग निकाल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जब किसी को बोलते हैं रिमूवल के लिए, तो वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा प्रोसीजर आपको उसी तरह से समझना है। ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ना चाहो तो इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे 2017 18, अरे कितने ही सालों का आप निकाल के चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री चीज़ों से हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। 2017 का क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल को लेके, जो आज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में हेल्प करें, और इसका आंसर बताएं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। इलोन मस्क का फॉर्मर मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर आर्ग्यू ऑन द ईवीएम सिक्योरिटी। तो ये इलोन मस्क जो है हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं। कभी कभी अच्छी चीज़ों को लेकर रहते हैं, कभी कभी खराब चीज़ों को लेकर रहते हैं, कभी कभी ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जो कि इनके स्टेचर के हिसाब से इनको सूट नहीं करती है। कभी कभी ये बहुत जेन्युइन बात करते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अच्छी बात भी करते हैं, तो न्यूज़ में रहते हैं। तो बेसिकली वही है, जिस दिन थोड़े सोबर होते हैं अच्छी बात करते हैं, जिस दिन दो पैग लगा लेते होंगे, ये भांग वांग पी लेते होंगे, उस दिन थोड़ा सा अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। तो उन्होंने बेसिकली अभी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को ओपनली चैलेंज करता है कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, ज्यादा बोलिए मत, एक्शन पे फोकस करिए।
और इंडिया में भी कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया, ये कह के कि ईवीएम को हैक करके दिखाइए। उनमें से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे चैलेंज में आती ही नहीं है, जो कि हमेशा ईवीएम को गाली देती रहती हैं, और जो आती हैं उसको हैक नहीं कर पाती हैं। तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी ने ईवीएम को हैक कर लिया हो। ठीक है। वो तो इनोल मस्क को इन्होंने ऐसे ही बोला है कि भाई साहब आप थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है, गाड़ी वाड़ियाँ बनाइए, स्पेस स्पेस में अपना सैटेलाइट उड़ाइए, ये काम आप हमारे तक छोड़ दीजिए बेसिकली। तो वो कुछ कुछ यहाँ पे हुआ है। तो ईवीएम, देखिए एक तो, देखिए देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, 0.000% ऐसा नहीं कह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ होती है, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ वनरेबिलिटी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं उनके अंदर दिक्कतें नहीं होती हैं। राइट। अगर हम ईवीएम का मान के चलिए 0.01% अगर ईवीएम होने के चांस हैं हैक, पहली बात तो यह है कि पूरे देश के ईवीएम हैक नहीं होंगे। हो सकता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक आधा कहीं ना कहीं हो गया हो, मान लो हम ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बैलेट पेपर होते हैं, जो पहले हम लोग यूज करते थे ईवीएम से, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो फुल प्रूफ होते थे। कितने सारे केसेस, मैसिव केसेस इंडिया में होते थे, जिसको जो है हम लोग पूरे का पूरा पोल ही चेंज कर देते, पूरा पोलिंग बूथ हैक हो जाता था। तो वो भी तो इशू होते थे ना। तो अगर आप वो पोल हैकिंग और पोल हाईजैकिंग जो बूथ होते थे उनसे कंपेयर करो, तो ईवीएम इज मच 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 सेफर। राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम हटाने के बाद ये सारे इश्यूज बंद हो जाएंगे, बैलेट पेपर से दुनिया में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिक्कत हो रही थी तभी तो ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था। उसके कंपैरिजन में तो अच्छा ही है ना। तो ये है बेसिकली पूरा खेल। तो ईवीएम ना काफी सिक्योर है, और क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं है। और एक तो ईवीएम मतलब हैकिंग का सबसे बड़ा सिस्टम यही होता है, अगर आप ईवीएम इंटरनेट से अगर कनेक्टेड हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ईवीएम जो है एक वो स्टैंड अलोन मशीन है बेसिकली। और ये बिल्कुल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसके अंदर किसी तरह का होता नहीं है, किसी मोबाइल से कनेक्टेड नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बैलेट यूनिट है, ये वीवीपैट होता है, और बीच में यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है। तो तीन चीज़ें बेसिकली इसके अंदर होती हैं। और ये तीनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो ये दूसरी उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेती हैं और ये भी काम करना बंद कर देती हैं। समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन तीनों में से किसी एक को भी चेंज कर दिया, क्योंकि इनके कोड आपस में इंटरलेटेड होते हैं, एक को भी अगर आपने चेंज कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों ही मशीनें काम नहीं करेंगी। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो सीता को गीता से, राम को श्याम से, ऐसा हो सकता है ना कि बैलेट पेपर जो है वो आपने कुछ और लगा दिया, यहाँ पे वो दिखता ऐसा ही है, तो लेकिन ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा उसको। तो इनका जो सोर्स कोड है वो भी बहुत सिक्योर होता है, बेल और ईसीआईएल के पास होता है, जो इसको बनाते हैं। और रिस्ट्रिक्ट वोटर्स टू सिंगल बैलेट अंटिल द प्रेजाइडिंग ऑफिस एक्टिवेट्स द कंट्रोल यूनिट। अब ऐसा भी नहीं है कि लोग वो पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए और जितने बटन प्रेस कर दिए करते रहे करते रहे करते रहे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मैंने 10 बार बटन प्रेस कर दिया तो 10 वोट हो गया। पहले जो वहाँ पे ऑफिसर होते हैं वो अलाउ करते हैं, आप बटन दबाते हो, बीप का साउंड आता है, और फिर आपकी वोट वहाँ पे काउंट होती है। दूसरी बार दबाओगे तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। राइट। और टाइम स्टैम्प होता है हर वोट का, कि ये वोट आपने कितने बजे डाला, हर किसी चीज का स्टैम्प होता है। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेपरिंग करना भी यहाँ पे आसान, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। अगर आप इसका छेड़खानी करते हो ना हल्का सा भी, तुरंत अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। मल्टी स्टेज में इसकी टेस्टिंग होती है, ड्राई रन होते हैं, डेमो रन्स होते हैं इसके बहुत सारे। और इतना भी नहीं, जब इलेक्शन का समय आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पूरे देश में से रैंडमली, कहीं रैंडमली मतलब कहीं से भी 5% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चेक करता है रैंडमली। और अगर किसी के भी अंदर दिक्कत आती है तो उस पूरे बूथ के ईवीएम को चेंज कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर भी टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम हैकिंग हम लोग दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुनते हैं तो ऐसा हैकिंग हो ही रहा होगा। अब तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है कि ईवीएम हैक हो जाए। ओपन चैलेंज हुआ है, किसी ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है। चलिए, लॉज ऑन द मर्सनरीज इन द वॉर जोन।
मामला कहाँ से चला और मामला कहाँ पे बिगड़ा, एक तो थोड़ा सा भी कंटेंट पढ़ लें। मैं आपको कंटेंट अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। मामला बेसिकली है ना, इंडिया से ही शुरू हुआ अभी तो प्रेजेंटली। और बात ऐसी है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कुछ यूट्यूबर्स ने अपना यूट्यूब पे ये मैसेज फैला दिया कि रशिया में रिक्रूटमेंट चल रही है। ठीक है, क्या रिक्रूटमेंट चल रही है इसके बारे में एम्बिग्विटी था, क्लैरिटी नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आपको आर्मी ज्वाइन करनी है लेकिन लड़ना नहीं है, पानी वानी देना है, डॉक्टर्स की हेल्प करनी है, समथिंग लाइक दैट। या फिर किसी फैक्ट्री में आपको काम मिल जाएगा और आपको एक 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। आपको रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, मतलब आप रशियन सिटीजन हो जाओगे। अब इंडिया में भाई बेरोजगार इतनी ज़्यादा है ना, तो लोग टूट पड़े और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। अब अप्लाई करके वो जब रशिया में गए तो उनको पता चला कि आपको तो आर्मी में ट्रेनिंग वेनिंग भी कुछ नहीं दिया, 2 दिन का ट्रेनिंग दिया और तीसरे दिन जो है उनको बैटल फ्रंट पे डाल दिया, आर्मी ज्वाइन करवा दिया। अब वो बेचारे ना तो यहाँ से भाग सकते क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको 1 1.5 साल तक मिनिमम काम करना ही है, 6 महीना जो भी कॉन्ट्रैक्ट था। भागेंगे तो वैसे गोली लगेगी, नहीं भागेंगे तो यूक्रेन वाले मारेंगे। और ऐसा हुआ भी, अभी 2 इंडियंस की वहाँ पे हो गई है डेथ। ठीक है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रही है, दैट ट्रेजिक लॉस ऑफ इंडियन नेशनल्स हु वर रिक्रूटेड बाय द रशियन आर्मी। ये है बेसिकली पूरा मामला। मामला काफी सीरियस हो गया है। और बाकी जो इंडियन सिटीजन वहाँ पे हैं रशिया के अंदर, जो रशियन आर्मी के अंदर लड़ रहे हैं, उनको भी जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे बुलाने की बात कही है। अब तक ऐसा माना जा रहा है कि शायद 100 के अराउंड सिटीजन हो सकते हैं जो कि वहाँ पे हों, जो एजेंट होते हैं यूट्यूब वगैरह पे या वैसे भी पैसे वैसे का लालच दे के, जॉब्स का लालच दे के ये कर देते हैं। क्योंकि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने भी ये कहा था कि अगर कोई आदमी इंडियन आर्मी रशियन आर्मी को ज्वाइन करता है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसको हम लोग रशियन सिटीजनशिप दे देंगे। काफ़ी इजी रूल उन्होंने यहाँ पे बना दिए थे। और अभी तक 30 इंडियंस कॉन्टैक्ट कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। और लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। लेकिन सवाल वो खड़ा होता है कि भाई ये यहाँ पे मर्सनरीज की टर्म हम लोगों ने क्यों यूज करी है? कौन होते हैं मर्सनरीज? एक तरह से आप ये मान के चलिए ना, मर्सनरीज ना जो है वो प्राइवेट आर्मी होती है, और प्राइवेट आर्मी के अंदर प्राइवेट सोल्जर्स होते हैं। राइट, देखिए, 2 तरह के सोल्जर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि कन्वेंशनल कम्बाटेंट्स होते हैं, मतलब हमारे सिपाही सैनिक जो होते हैं, जो हमारी आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, वो होते हैं। एक होते हैं मर्सनरीज। मर्सनरीज बेसिकली थर्ड पार्टी सोल्जर्स होते हैं, जो कि उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, उनका उस कन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए लड़ते हैं बिकॉज ऑफ मनी। ये है मर्सनरीज। ठीक है, इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, सोल्जर है, वो लड़ रहा है, वो है कन्वेंशनल कम्बाटेंट्स। अब मान लो कल को इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए और बहुत सारे बांग्लादेशी या बहुत सारे श्रीलंकन लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लें टू फाइट अगेंस्ट चाइना, तो वो हो जाएंगे मर्सनरीज, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हैं। यहाँ पे पेट्रियोटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। जो कन्वेंशनल कम्बैटेंट्स होते हैं वो पेट्रियोटिज्म के लिए लड़ते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। ये मर्सनरी सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। और पिछले दिनों एक वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोगों ने कई बार बात किया, जो कि रशियन एक प्राइवेट आर्मी थी बहुत बड़ी, जो कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ रशियन गवर्नमेंट। हालांकि रशियन ने उनको कभी ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन बाद में उस आर्मी के जो चीफ थे वो आंख दिखाने लगे पुतिन साहब को, और पुतिन ने उन्होंने वो मरवा दिया। अब सवाल यह है कि अब ऐसा भी नहीं है कोई कोई नया कॉन्सेप्ट है। मर्सनरीज इतिहास में बहुत पुराने रहे टाइम से रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से। ग्रीक एम्पायर हो, उसके बाद में जितने भी एम्पायर्स आए, सभी में मर्सनरीज होते थे। यूरोपियन जो वॉरलॉर्ड होते थे, मर्सनरीज होते थे बहुत सारे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रहा है। ठीक है, रशिया वाला अफ्रीका वाला मैंने आपको बता ही दिया। अब सवाल ये है कि क्या इसको लेके कोई इंटरनेशनल रूल है क्या? ये बड़ा सवाल है। आर्टिकल 47 है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू द जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है,
इसके अंदर ये कहा गया कि देर आर 6 कंडीशंस जिसमें आप कह सकते हो कि आप मर्सनरीज हो। देखिए, आप हर किसी को मर्सनरीज नहीं कह सकते। तो इन्होंने 6 ऐसी कंडीशन बताई हैं टू डिक्लेयर अ समवन एज अ मर्सनरी। ठीक है, इट शुड बी स्पेसिफिकली रिक्रूटेड लोकली और अब्रोड इन ऑर्डर टू फाइट इन एनी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इट हैज टेकन अ डायरेक्ट पार्ट इन द हॉस्टिलिटीज, वो मोटिवेटेड है हॉस्टिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। ऐसी कुछ कुछ 6 कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। लेकिन इतनी सारी कंडीशन बताने के बावजूद भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब मान के चलिए, अब ये मानिए कोई आदमी लड़ रहा है, आपने तो उसको मर्सनरीज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कोई आदमी लड़ तो नहीं रहा है, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है। ट्रेनिंग, तो क्या आप उसको मर्सनरीज बोलोगे? वो आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या आप उसको तभी मर्सनरीज बोलोगे? तो मर्सनरीज की डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है। और जो सिविल वॉर होते हैं, जो अभी थोड़े बहुत जो रूल बने हुए हैं मर्सनरीज को लेके, वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के केस में तो मर्सनरीज की बात करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सिविल वॉर्स? अफ्रीका में बहुत सारे सिविल वॉर्स होते हैं, तो उसके लिए तो बिल्कुल साइलेंट है। तो अफ्रीकन यूनिटी कन्वेंशन हुआ था 1977 में, उन्होंने कहा कि भैया सिविल वॉर के केस में भी मर्सनरीज की डेफिनेशन अप्लाई होती है। तो मर्सनरीज की डेफिनेशन को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पूरी दुनिया में, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जैसे मान लिया, यहाँ पे गोरखा का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर आज भी गोरखास को रिक्रूट किया जाता है तो वो नेपाली सिटीजन, लेकिन अगर ब्रिटिश की तरफ से वो कहीं और लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी मर्सनरीज होंगे? गोरखास तो इंडियन आर्मी में भी रिक्रूट होते हैं, क्या आप उनको भी मर्सनरीज मर्सनरीज बोलोगे? राइट? तो ये कुछ कुछ जो है डेफिनेशन यहाँ पे एक्चुअली क्लियर है नहीं अभी तक। डोमेस्टिक लॉज भी इसके लिए जो है वो प्रॉपर बने हुए नहीं है। अब आजकल क्या है ना, आजकल बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां खुल गई हैं दुनिया भर में। और ये क्या करती हैं, जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं, आर्मी पर्सनल होते हैं, उनको हायर करती हैं, और वो फिर वो काम करती हैं बेसिकली। लेकिन क्या इसको भी आप मर्सनरीज बोलोगे? राइट? तो एक डॉक्ट्रिन है जिसे मोन्ट्रियल डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये कुछ साल पहले सिग्नेचर इसके अंदर कुछ कंट्रीज ने किए थे, हालांकि इंडिया ने इसको सिग्नेचर नहीं किया है, ना रशिया ने इसको किया है। तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। बेसिकली मॉन्ट्रियक्स डॉक्ट्रिन प्रीलिम्स में अगर पूछेगा आपसे, ऐसे ही पूछ सकता है वो, तो मर्सनरीज के रिगार्डिंग है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बाइंडिंग लॉ नहीं है दुनिया में मर्सनरीज को लेके। इंडिया में डोमेस्टिक भी नहीं है, इंटरनेशनली भी नहीं है, इसलिए इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कर क्या सकते हैं, बेसिकली सवाल यही खड़ा होता है। अब यहाँ पे दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये है भाई, उस जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो क्या है? वो है गरीबी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये है मेजर खेल जहां से शुरुआत हुई चीजों की। तो लॉन्ग टर्म में तो गवर्नमेंट को इसको टैकल करना है। अगर वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं होते, वो थोड़ा बहुत काम धंधा कर रहे होते, तो उनको रशिया में जाके मरने की क्या जरूरत थी भैया? आप ये समझिए बात को। शॉर्ट टर्म केसेस पे आप लोग क्या कर सकते हो? आप शॉर्ट टर्म केसेस पे अवेयरनेस जरूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ये सब करे। उसके अलावा जो वॉर कन्फ्लिक्ट जोन होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई इंडियन यहाँ का वीजा अप्लाई करता है, तो वो वीजा डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू स्क्रीनिंग के बाद ही मिलना चाहिए। अब कोई आदमी वहां पे जा रहा है तो पता तो चले आप क्यों जा रहे हो। राइट? ये ऐसा बांग्लादेश ने किया था रिसेंटली। बांग्लादेश से भी आपको पता है बहुत सारे बांग्लादेशी रशिया की तरफ से गए हुए हैं लड़ने के लिए, और कुछ 10 से 12 बांग्लादेशी सिटीजन की डेथ हो गई थी वहां पे। तो बांग्लादेश ने वीजा देना बंद ही कर दिया लोगों को रशिया यूक्रेन का। तो इंडिया भी ऐसा इमीडिएटली कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा मर्सनरीज के बारे में एक कॉन्टेक्स्ट में आपको देना चाहता था। मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बट फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स वगैरह देने में आपको काम आ सकता है। ठीक है, चलिए। हाउ डाइपर्स आर क्वांटम फिजिक्स टू अटेंड द नेचर स्कूल।
तो देखिए एकदम हम लोग डिफेंस से थोड़ा जाएंगे साइंस की तरफ। दोनों ही टॉपिक्स की सेंस और इनकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक आर्टिकल के बाद दूसरे आर्टिकल से एकदम जज्बात बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एनीवेज, डायपर काम कैसे करते हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, साइंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड पार्ट जो साइंस का होता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी एक अप्लाइड पार्ट ही है। तो आपने देखा होगा, कभी डायपर नहीं देखा है तो देख लीजिए, घर में बच्चे होंगे तो डायपर बेसिकली क्या होता है, वो बच्चों को जब लगाया जाता है, एक बड़ा ही सॉफ्ट एक बना होता है वो बढ़िया से। जब वो बच्चों को लगाया जाता है और बच्चे जब सूसू करते हैं तो उनका जो यूरिन होता है वो उसके अंदर सोक हो जाता है, उसको वो बेसिकली आप ये करिए स्टोरेज के रूप में ले लेता है। ये होता है बेसिकली उसका काम। लेकिन सिर्फ डायपर को ही क्यों, जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, आप उसको देख लीजिए, है ना। पानी टेबल पे गिर गया है, कॉटन का कोई कपड़ा लीजिए, रुई को लीजिए, उसको पानी के ऊपर रखिए, और वो आपके पानी को सोक कर लेता है, लिक्विड को सोक कर लेता है। यही टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज हो रही है आपके डायपर के अंदर एक तरह से। देखिए कैसे काम करता है। वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन, है ना। एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपस में जो रिलेशन होता है, उसमें क्या रहता है, जो हाइड्रोजन है, अब देखिए H2O की हम लोग बात करते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है, राइट। न्यूट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक तरह से बैलेंस आउट करते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम एवरी हाइड्रोजन एटम डिसाइड टू शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स द लार्जर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बड़ा होता है, हाइड्रोजन एटम थोड़े छोटे रहते हैं। तो ऑक्सीजन एटम इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ओरिएंटेशन आ जाती है, और हाइड्रोजन एटम के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ रहे हो। ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव और हाइड्रोजन का पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। अब क्या हुआ, अब जो कॉटन होता है, हमारा जो रुई होती है, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स। अब ध्यान से कभी रुई को देखना, उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। एब्जॉर्ब्स और रिपेल वाटर हैज टू डू विद द माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक फोर्स है, ये कॉटन के अंदर से लगता है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, और जिसकी वजह से उसको अट्रैक्ट करता है। ये तो कॉटन का सिंपल सा एक काम हो गया, ठीक है, जो कॉटन फाइबर होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो डायपर होते हैं, डायपर के अंदर भी ऐसे ही फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। सो दे हैव बंच ऑफ स्लाइटली पॉजिटिव एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन सिटिंग एवरीवेयर। तो आपके डायपर के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉलीमर्स के अंदर जो होते हैं वो चारों तरफ रहते हैं, और जब वाटर उनके अंदर एंट्री करता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, नहीं जाने देता। अब जैसे रबड़ होती है, रबड़ में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा होता है। रबड़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए पानी रबड़ के अंदर घुसता नहीं है। लेकिन ये वाले उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए पानी उनके अंदर चला जाता है। तो इसलिए ये सिंपल सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, इनके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कॉटन से, जो रेगुलर कॉटन होता है उससे बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसे सैप कहते हैं, और ये इवन अपने वेट से भी ज्यादा वाटर को कैप्चर कर लेता है। कैसे कर लेता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती है सोडियम।
अब जो सोडियम क्लोराइड तो सबने खाया ही होगा जीवन में, जो सोल्ट होता है अपना, नमक होता है। सोडियम वाटर को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये जो डायपर होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सोडियम का ही यूज करते हैं। डायपर के जो पॉलीमर होते हैं उनमें है सोडियम। बच्चा जब यूरिन करता है तो ये सोडियम उस वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। उसको अट्रैक्ट करता है तो उसको सोक कर लेता है, और इतना सोक कर लेता है वो उसको बाहर निकलने ही नहीं देता। तो ये एक छोटे लेवल पे सोडियम आयंस, हाइड्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इनका एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड की वजह से ये जो उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इतनी कहानी है, और इससे ज्यादा आपको कहीं जाना भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो हालांकि इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। बट फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके हर चीज़ के अंदर नहीं जाना होता, इतना आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब चलते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल पे, एडिटोरियल क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। एडिटोरियल कह रहा है भैया, द लास्ट कॉन्टिनेंट मस्ट रिमेन अ प्रिस्टीन विल्डरनेस। भारी भारी वर्ड से यूज किए हैं। प्रिस्टीन का मतलब होता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। विल्डरनेस तो आप समझ ही होंगे, है ना। तो वाइल्ड वर्ड से आप समझ गए होंगे बेसिकली इसको। प्रिस्टीन विल्डरनेस, दुनिया में एक ही तो जगह ऐसी बची थी जो अब तक इंसान ने डिस्टर्ब नहीं की थी, वो थी अंटार्कटिका, है ना। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए, माउंट एवरेस्ट पे ना आजकल ट्रैफिक जैम लगता है। इतने लोग हैं माउंट एवरेस्ट पे, कई बार तो आप टॉप तक पहुंच ही नहीं पाते हो, वापस आना पड़ता है, इतनी भीड़ है माउंट एवरेस्ट पे। बहुत बड़ी बात है ये। वो आपने नहीं छोड़ा, डेजर्ट्स आपने नहीं छोड़े, जंगल आपने नहीं छोड़े, ग्रासलैंड्स आपने नहीं छोड़ी, हर जगह जो है इंसान पहुंच गया। अंटार्कटिका जगह ऐसी थी जहां तक अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ साइंटिस्ट लोग जाया करते थे, है ना। अब वहां पे टूरिस्ट भी जाने लगे। टूरिस्ट आजकल स्पेस में भी जा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया है, राइट। मजे की बात है, आपने नाम सुना होगा चेरनोबिल, राइट। चेरनोबिल एक यूक्रेन के अंदर, जब रशिया यूएसएसआर का पार्ट हो वो सब हुआ करते थे, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। चेरनोबिल के अंदर भी न्यूक्लियर टूरिज्म होता है। ये टूरिस्ट लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, और स्पेस तो छोड़िए, वो तो चल ही रहा है, ये अंटार्कटिका में भी पहुंचने लगे। टूरिज्म अंटार्कटिका में भी स्टार्ट हो गया है। तो सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, अब इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए भी अंटार्कटिका पे लोग जा रहे हैं। और ये जो जा रहे हैं, ये अल्ट्रा रिच लोग जा रहे हैं, बहुत अमीर लोग। अब ऐसा तो नहीं है आप 10-20 हजार में घूम के आ जाओगे, फिर तो पूरा इंडिया ही चला जाएगा वहां पे। लाखों लाखों रुपए खर्च करके अंटार्कटिका आपको जाना पड़ता है, लाखों रुपए। तो ये एक बहुत ही लेजर एक्टिविटी है, एक बहुत लग्जरी लेजर एक्टिविटी है। आप कोई रिसर्च पर्पज के लिए नहीं जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंटार्कटिका में टूरिज्म नहीं भी करोगे ना भाई, तब भी आप सरवाइव कर सकते हो। कोई सर्वाइवल की लड़ाई थोड़ी है ये तो लग्जरी की लड़ाई है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, आप भीड़ से उतना ही अलग होना चाहते हो। तो ये वो लोग हैं जो अंटार्कटिका में जा रहे हैं, जो जाना तो स्पेस में चाहते हैं, लेकिन स्पेस में जाने के पैसा नहीं है, तो अंटार्कटिका में जाके ही काम चला रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल दिया गया है। इतना ज्यादा टूरिज्म हो गया अंटार्कटिका पे कि वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होने वाला है, थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है। तो अभी एक अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग हुआ था, इंडिया में ही हुआ, कोची में हुआ, केरला में। 46th मीटिंग हुआ ये ATCM का। तो इन्होंने अंटार्कटिका टूरिज्म को लेके बहुत सारा डिबेट किया। हालांकि इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, लेकिन बातचीत यहाँ पे शुरू हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप सोच रहे होंगे अंटार्कटिका में 10-20 लोग जाते होंगे, बिल्कुल नहीं सर। 2022-2023 में 1 लाख से ज्यादा लोग अंटार्कटिका में गए हैं एज अ टूरिस्ट। और नेक्स्ट ईयर 1,20,000 से ज्यादा लोगों के जाने के चांसेस हैं अंटार्कटिका में। और इनमें से जो 40% से ज्यादा टूरिस्ट है ना, वो है अमेरिका से और चाइना से। ये भी आप सोच के देखिए, बड़ी बात है। अमीर लोग हैं इन कंट्रीज के अंदर।
तो वहाँ का जो यूनिक लैंडस्केप है, यूनिक जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, जो प्रिस्टीन ब्यूटी है, जो नेचुरल अनटच्ड जो लैंडस्केप है, वो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा वहाँ पे जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो सब जा रहे हैं। तो क्या उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। एजुकेशन पर्पज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उसकी फ्रजाइल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो। इन्वेजिव स्पीसी, ये टॉपिक हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। इन्वेजिव स्पीसी ऐसे ही तो इंट्रोड्यूस होते हैं, थ्रू ट्रेवल्स, थ्रू ट्रेड। और ये भी तो इन्वेजिव, तो क्या गारंटी है कि ये लोग जो वहां पे जा रहे हैं वो अपने साथ इन्वेजिव स्पीसीज, और इन्वेजिव स्पीसीज कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे लेके नहीं जाएंगे। अब वहां की जो वाइल्ड लाइफ है, थोड़ी बहुत इन बैक्टीरियाज को लेके वो तो इम्यून नहीं है, तो बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे। और ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट तो हम लोग वहाँ पे छोड़ ही रहे हैं। तो बेसिकली हालत थोड़ी खराब ही है। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ, तो हमारे पास दो तीन प्रोटोकॉल हैं छोटे छोटे। अंटार्कटिका ट्रीटी अपने पास एक है जो 1961 में साइन की गई थी, मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये अंटार्कटिका ट्रीटी मैंने आपको डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है अच्छे से, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप उसको पढ़ लोगे। लेकिन इन ट्रीटीज के अंदर ना टूरिज्म को लेके कुछ खास बात नहीं की गई है। तो टूरिज्म को लेके वर्ल्ड ओवर अंटार्कटिका में अभी तक कोई भी यूनानिमस अग्रीमेंट, बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है। तो सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। अब अमेरिका चाइना कह रहा है भाई हमें ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ तो कंपनीज हैं, उन लोगों को लेके जा रही हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम चल रहा है। तो वो सब को लेके यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हुई। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है? इंडिया को टूरिज्म से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट फिलहाल है नहीं। हम तो सिंपल एक ही बात बोलते हैं भाई, अंटार्कटिका को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करो, रिसर्च के लिए यूज़ करो, कंजर्वेशन के लिए यूज़ करो, उसको डिस्ट्रक्शन मत करो। और इसीलिए 2022 में हम लोग एक अंटार्कटिका बिल भी लेके आए थे। अंटार्कटिका बिल के अंदर हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अंटार्कटिका के अंदर भी हम लोगों ने अंटार्कटिका में भी चली गई है। मतलब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अंटार्कटिका तक भी है। अगर सवाल एग्जाम में आए तो याद रखना है आपने। ठीक है, तो जो भी इंडियंस वहां पे जाते हैं, अगर किसी तरह का क्राइम कमिट करते हैं, किसी तरह का, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रेजिंग कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई वायर, कोई एनिमल, प्लांट, बर्ड एज इन्वेजिव स्पीसीज के तौर पे वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं, ये सब का सब जो है वो अभी एज अ क्राइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको देखा जाएगा। तो इंडिया तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है ही ऑफ कोर्स। और पास्ट में भी क्वेश्चन आ चुका है लगभग लगभग इसी सेक्शन से, लेकिन वो आर्कटिक वाले सेक्शन से था। ठीक है, कि वाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। लेकिन डेफिनेटली यहाँ से अंटार्कटिका से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन एक बताना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, recent developments with respect to Antarctica. Antarctica has shown that a global treaty is needed to protect the pristine ecosystem. कमेंट करें, 250 वर्ड या 150 वर्ड, जैसा आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हो। तो recent developments in with respect to Antarctica has shown that a global treaty is needed to protect the pristine ecosystem. ठीक है जी, चलो तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।